नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत, जो हमारा पेपर है संस्कृत का, उसका मॉडल पेपर नंबर 2 है। और ये हमारा पूर्णांक इस पेपर का 60 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 24 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम आपको 24 अंक चाहिए। और इस पेपर की समय सीमा आपकी 3 घंटे की होती है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको इंग्लिश में आपको संस्कृत का जो पेपर है वो इस टाइप का आएगा। इसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा एभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वो देखना है जिसका आंसर आप जानते हो। तो इसमें 1968 दे रखा है साथियों, तो 1968 सही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक लागू हो चुकी हैं। मैंने पिछले पेपरों में भी जिक्र किया है। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी आपकी 1968 की, दूसरी शिक्षा नीति थी आपकी 1986 वाली, और तीसरी और नवीनतम जो शिक्षा नीति है वो है 2020 की। तो आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले वो ज़रूर करके आना, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो संबंधित प्रश्न है उसमें ऑप्शन में आपको ये विकल्प 2 नहीं मिलेंगे, ना 3 मिलेंगे, केवल इनमें से आपको एक ही विकल्प मिलेगा। तो आपको 68 दे रखा है तो 68 करके आएंगे, 86 दे रखा है 1986 तो 1986 करके आएंगे। ठीक है भाई। तो ये पहली शिक्षा नीति की बात की जा रही है यहाँ पर। चक्रपाणि इते पदे समास अस्ति। चक्रपाणि जो शब्द दिया गया है, जो पद दिया गया है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। इसका मैं संधि विच्छेद करूँगा तो चक्र है हाथ में जिसके। तो भाई चक्र किसके हाथ में है? किसी तीसरे पद की तरफ क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये कि चक्र है हाथ में जिसके। तो वो कौन है? विष्णु के लिए। ठीक है, कृष्ण के लिए ये आदेशित कर रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ण से उच्चारण स्थान किम निर्धारितम। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो आंसर आपका क्या होगा? पाणिनाम। एक पाणिनि नाम के एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात की थी साथियों। उन्होंने वर्णों के उच्चारण स्थान के वर्गीकरण किया था, तो उसका नाम था पाणिनि। और जो विद्यार्थी संस्कृत का पेपर पढ़ रहा है या रेट की जो तैयारी कर रहा है पात्रता की, उसको संस्कृत जिसने लिया है वो इस पेपर में अच्छे नंबर भी लाएगा, क्योंकि उसको ग्रामर आती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, शिक्षा एक प्रक्रिया अस्ति। शिक्षा एक प्रक्रिया है, कैसी है? उद्देश्य पूर्वक है। कैसी है? उद्देश्य, यानी उद्देश्य पूर्वक है। ये ध्यान रखना, आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न देंगे। एक तरफ आपको ग्रंथ दिए जाएंगे, किताबें दी जाएंगी, दूसरी तरफ उनके राइटर आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है ये किसकी है? भास्कर आचार्य की है। और नीति शतकम किसकी है? ये भर्तृहरि ने लिखी थी भाई। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूपकस्य भेदान निरूपयति। रूपक के भेद कितने हैं बताइए? तो रूपक के 10 भेद हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम याद रखना। नाटक है, प्रकरण, भाग प्रहसन है, डिम है, व्यायोग, शंबकार, वेथी, अंक और इहामृग। ये आपके 10 भेद हैं रूपकों के। अगला क्वेश्चन है, अव्यय परिभाषा लिखत। अपव्यय की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, यत्र त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च अपरिवर्तनम। अपव्यय शब्द वे होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में अपरिवर्तित होते हैं, उन्हें हम अपव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, यत्र है, तत्र है, कुत्र, सर्वत्र, अभित, परत, ये सब क्या है? हमारे अपव्यय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदानाम कृते अंका लिखत। निम्नलिखित जो पद आपको दिए गए हैं उनको अंकों में लिखना है। तो भाई ये क्या है? षट सप्तति है। ये षट सप्तति का मतलब होता है 76। अष्टविंशति इसका मतलब होता है 28। नवनवति 99 हो गया 99, और 85 का मतलब होता है 85।
तो आपको 100 तक की गिनती याद रखनी है साथियों, संस्कृत में ध्यान रखना, प्रश्न आता हर बार। अगला प्रश्न है स्वरा के संति तान लिखत। ठीक है, इसका मतलब है स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं उनको लिखिए। तो हमारा जो अच प्रत्याहार, आप लोगों ने माहेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे, 14 माहेश्वरी सूत्र है, 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद होने चाहिए। रीट में भी प्रश्न आता है, सेकेंड ईयर में भी प्रश्न आएगा संस्कृत में। तो अच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं हमारे सब के सब स्वरों में आते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे, देखो ए ई उ ऋषि रे ए आई ओ और औ, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। अगर बात करूं प्रत्याहार की तो जितने भी स्वर हैं हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं। और जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं माहेश्वरी सूत्र में तो उसमें अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, राइट, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 10वां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षणम किम कथ्यते। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो भाई याद रखेंगे, निदानात्मक परीक्षणे विद्यार्थिनां दुर्बलया ज्ञानम कृत्वा तेषां कारणम अन्वेषते। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थी की दुर्बलता और उसके ज्ञान के कारण का पता लगाया जाता है। यस्मिन् शिक्षणे छात्राणां न्यूनतया कारणं ज्ञात्वा तेषां निराकरणात् शिक्षणं क्रियते तत् उपचारात्मक शिक्षणं कथ्यते। और वह शिक्षण जिसमें विद्यार्थी के कारण का पता लगा करके हम उसका निराकरण करते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। कुछ समझ में आया। अगला क्वेश्चन है 11वां, संहिता संज्ञा किम कथ्यते। सूत्रम किम अस्ति। संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो देखो संज्ञा किसे कहेंगे भाई, विभिन्न स्वर व्यंजनम वर्णनाम एककेश सम्मिलितुम उच्चारणम संहिता भवति। विभिन्न स्वर और वर्णों के एक एक मेल से या उसके सम्मिलित उच्चारण को हम क्या कहेंगे, संहिता। ठीक है, संहिता संज्ञा कहेंगे। इसका सूत्र याद रखना, पर सन्निकर्ष संहिता, उसे हम क्या कहेंगे, पर सन्निकर्ष संहिता कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां, शोभनम इकाई योजना किम अपि द्वय विशेषता लिख्यताम। ठीक है, इकाई योजना की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी दो विशेषता याद रखना, शीर्षक है स्पष्टम शुद्धम च भवेत्, शीर्षक स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। दूसरी विशेषता है प्रत्येक उप इकाई इत्यस्मिन् शिक्षण बिंदूनाम उल्लेखम भवेदिति। प्रत्येक उप इकाई में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होना चाहिए। तो ये इसकी दो विशेषताएं होती है। अगला क्वेश्चन है संभाषण को लाभ। संभाषण का क्या लाभ है। तो देखिए, संभाषण विचाराणाम भावानाम च अभिव्यक्ति अस्ति। संभाषण के अंतर्गत विचार, भावना और अभिव्यक्ति होती है, ये संभाषण की विशेषता है। 14वां क्वेश्चन है मूल्यांकनम किम कथ्यते प्रतिपाद्यते। मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षाया क्षेत्रे मूल्यांकनस्य आयामस्य नवीन प्रत्ययस्य विकासो जाता। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के आयामों को नवीन प्रत्यय रूप में प्रदर्शित करना और उनका विकास करना मूल्यांकन कहलाता है। एतद अनुसारम, इसके अनुसार, शिक्षया से उद्देश्य एका प्रक्रिया अस्ति। मूल्यांकन के अनुसार या इसके अनुसार शिक्षा एक उद्देश्य पूर्वक प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्य से निर्धारिता प्रणाली मूल्यांकनम कथ्यते। और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण जो करने वाली प्रक्रिया है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। ऐसे आप लोग संस्कृत में हिंदी अर्थ करना सीखो। और जो विद्यार्थी रेट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी MCQ बैच है आपके लिए। 5 सब्जेक्टों का रेट पात्रता में, उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और उनका आप लोग एक बार रिवीजन करना ढंग से, आपके नंबर अच्छे आएंगे, बहुत शानदार आपका रिवीजन होगा। 15वां क्वेश्चन है, खुराना क्लासेस ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ध्यान रखना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु केषां प्रकरणानां प्रश्ना आयन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बताओ भाई। तो कौन कौन से आते हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न भी किस में आएंगे, वस्तुनिष्ठ में आएंगे। सत्य रूपतया प्रश्न, सत्य असत्य वाले जो
सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं। और एक शब्दे उत्तरस्य प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये प्रश्न 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ होते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 16वां, 1986 तमे शिक्षा नीति का भाषा स्वीकृता। 1986 की शिक्षा नीति में कौन कौन सी भाषाओं को स्वीकार किया गया, ऐसे हिंदी अर्थ आना चाहिए आपको। तो 1986 तमे त्रिभाषा सूत्रे किंचित परिवर्तनम कृतम। 1986 की शिक्षा नीति में 3 भाषा सूत्रों को दिया गया। कैसे दिया गया, तो प्रथम कक्षात तृतीय कक्षात पर्यंतम केवलम एक एव भाषा स्यात्। कक्षा 1 से लेकर के 3री तक केवल एक ही भाषा में शिक्षा देनी है, कौन सी, मातृभाषा में। चतुर्थी कक्षा पंचमी कक्षा पर्यंत भाषा द्वयम स्यात्, मातृभाषा आंग्ल भाषा च। कक्षा 4थी और कक्षा 5वीं में 2 भाषाओं में शिक्षा देनी है, कौन कौन सी, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में। षष्ठी कक्षा 8वीं कक्षा पर्यंतम भाषा त्रयम स्यात्, मातृभाषा आंग्ल भाषा संस्कृत भाषा। कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा तक 3 भाषाओं में शिक्षा देनी है, मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में और संस्कृत भाषा। उसके बाद 9वीं तो 10वीं पर्यंतम भाषा त्रयम स्यात्, 9वीं और 10वीं कक्षा में 3 भाषाओं में देनी है शिक्षा, मातृभाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। तो ये आपका त्रिभाषा सूत्र 1986 का, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपको, चंपू काव्य किसे कहते हैं, ध्यान रखना। चंपू काव्य किसे कहते हैं, इसके आपको भेद लिखने, ध्यान रखें। संस्कृत से गद्य पद्य चंपू काव्यानाम परिचय विभूति। तो भैया संस्कृत में गद्य पद्य और का जो मिश्रण है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा चंपू काव्य। इसके बारे में आपको व्याख्या लिखनी है संस्कृत भाषा में, ये आपको प्रश्न मिलेगा अपनी सीरीज में। 17वां क्वेश्चन है, संस्मरणस्य तत्वानि नामानि लिखत। संस्कृत संस्मरण के तत्वों के नाम लिखो। तो सबसे पहले संस्मरण किसे कहेंगे, ये बात याद रखें। संस्मरणम गद्य साहित्य एका रोचक विद्या अस्ति। संस्मरण गद्य साहित्य की एक रोचक विद्या है। संस्मरण सा रचना अस्ति यस्सा संबंध लेखस्य स्मृत्या से भवति। संस्मरण वह रचना है जिसके संबंध में लेखक की स्मृति जुड़ी होती है। हृदय द्रवित लेखक स्वर मृतौ सुख दुख हास्य विनोद कटु मिष्ठादि अनेक प्रकारेण भावान स्मृति पटले निरंतरम धारयति। हृदय द्रवित लेखक की स्मृति सुख दुख हास्य विनोद कड़वे मीठे अनेक प्रकार के भावों को स्मृति पटल पर निरंतर धारित जो कर रहा है, धारण जो करता है, वही कहलाता है संस्मरण। संस्मरण के 6 तत्व हैं, ध्यान रखना। कौन सा है, पहला है वर्ण विषय, दूसरा है पात्र चरित्र का चित्रण, तीसरा है परिवेश चित्रण, परिवेश का चरित्र, चौथा है भाषा की शैली, संस्मरण की शैली, पांचवा है स्मृति और छठवां है उद्देश्य। तो ये 6 तत्व आपको संस्मरण के याद रखना। हो गया होगा याद क्वेश्चन आपको। अगला है माहेश्वरी सूत्राणी तदुपत्तिरपि लिखत। माहेश्वरी सूत्र 14 है, उनकी उत्पत्ति के बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। कैसे उत्पत्ति हुई थी, भगवान शंकर के डमरू बजाने से उत्पत्ति हुई थी भाई। ये आपको संस्कृत में लिखना पूरी चीज़। अगला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्नान बोध्यते। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, बोध कराइए। तो वर्ण उच्चारेण ये यत्न क्रियते से प्रयत्न कथ्यते। वर्ण उच्चारण का जो प्रयत्न है उसे ही हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। से प्रयत्न विविध अभ्यंतर बाह्यस्य। मेरे भाई जो प्रयत्न है वो 2 प्रकार के हैं, बाहरी और आंतरिक। अभ्यंतर पंचधा। अभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार हैं। पहला है स्पृष्टम अभ्यंतर, दूसरा है ईषद स्पृष्टम, तीसरा है ईषद विव्रतम, चौथा है विव्रतम और पांचवा है संव्रतम। ये पांचों ही अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बाह्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं,
और इसमें कौन कौन से आते प्रकार। तो भाई ये प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है, सीरीज में। 19वां प्रश्न है पदम किम, पद क्या है स्पष्ट कीजिए। तो शुप्ति अंत पदम अर्थात शुभंत तिंडम च शब्द पदम इति कथ्यते। शुभंत सु औ जस इत्यादि 21 प्रत्यय यथा बाल प्लस सु यानी बाल धन सु बाले, बाल धन औ बालौ, बाल जस यानी अस तो बाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पद क्या होता है। अथवा में प्रश्न है अलंकार, यमक अलंकार लक्षण उदाहरणों चे लिखत। यमक अलंकार को उदाहरण और लक्षण सहित बताइए। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? सत्यर्थे प्रगतार्थया स्वर व्यंजनों सहिंते क्रमेण तथैव वृत्तिर्यमकम विनिगध्यते, यानी कि ऐसा अलंकार जिसके अंतर्गत किसी एक शब्द से एक पद से दो अर्थ निकलते हों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यमक अलंकार कहलाएगा जिसके अंतर्गत तुलना भी की जाती हो। जैसे नव पलाश पलाश वनम पुरु, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ दो निकल रहे ना। पलाश स्फुट पराग कण परागकत पंकजम मृदुलतांतम लतांतम बलोकियत से सुरभि सुरभि सुम नहुरई। तो ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना इसको रट के। अब हम आते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है शिक्षक बालकानां स्तरस्य परीक्षणं कथं करोति। शिक्षक बालक के स्तर का परीक्षण कैसे करता है। तो देखिए, बालकानां स्तर अनुकूल शिक्षण तेषां भाषा शिक्षणम् उत्कृष्टं भवितुं शक्यते। अतः प्रत्येक स्तरस्य कृते शिक्षा मनोविज्ञान निर्धारित भाषा विकासस्य सिद्धांत अनुसार संस्कृत भाषया पाठ्यक्रम निर्मितो भवेत्। भाषा कौशल दृष्टया स्तर अनुकूल शिक्षणं भवेत्। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है खांडनवे दंडनवे च विद्यौ अंतरम प्रतिपादते। खांडनवे और दंडनवे विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 22वां, पाठ्यपुस्तक सिद्धांतानां संक्षिप्त परिचय लिखत। पाठ्यपुस्तक के सिद्धांतों को संक्षिप्त में वर्णन करो। तो पहला सिद्धांत है पाठ्यपुस्तक निर्मित उद्देश्य सारणी भवेत्। पाठ्यपुस्तक में जो निर्मित उद्देश्य उनकी सारणी होनी चाहिए। दूसरा है पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु न चैरे मात्रात्मक दृष्टया कक्षानुसारम विद्यार्थी नाम आयु स्तर अनुसारम संतुलिता च भवेत्। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का चयन करते समय मात्रात्मक दृष्टि कक्षा के अनुसार होनी चाहिए और विद्यार्थी की आयु के स्तर के अनुसार संतुलित होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यपुस्तकेषु विधीनां यथा गद्य पद्य रूपक चंपू निबंधीनां संतुलन स्यात्। पाठ्यपुस्तक की विधियों में जैसे गद्य पद्य रूपक और चंपू आदि निबंधों का संतुलन होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकानां बाह्ये कलेवरम आकर्षकम भवति। पाठ्यपुस्तक का जो बाह्य आकर्षण है वो भी होना चाहिए। संधि समास युक्त शब्द अधिकानश्यु। संधि समास युक्त शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करें, ध्यान रखें। अथवा में प्रश्न है इकाई योजना पाठ योजना अंतरम किम अस्ति। इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने हिंदी में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकनम किम भवति। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, सतत शब्द अभिप्राय वर्तते। सतत शब्द का अभिप्राय है अनुदेश प्रारंभे विद्यार्थी न आकलनम। अनुदेश के आधार पर प्रारंभ में विद्यार्थी का आकलन करना। अनुदेशस्य प्रक्रिया स्थितौ अनौपचारिक रूपेण मूल्यांकनम विधिं तकनीके आकलन। व्यापक शब्दस्य अभिप्रायो अस्ति बालकस्य सर्वांगीण विकास आकलन। व्यापक शब्द का अर्थ है कि बालक के सर्वांगीण विकास का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अगला है मूल्यांकनस्य प्रविधि कानि सन्ति। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं ये भी आपको याद करना है अथवा में। अगला प्रश्न है 23वां, वर्तमान परिप्रेक्ष्य विविध दृष्टया शिक्षणम वर्णनीयम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विविध दृष्टि से शिक्षण का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भाषा कौशल दृष्टया शिक्षणम। भाषा कौशल की दृष्टि से शिक्षा कैसे है। केचम बालकानां स्तरे गते शिथिलता भवति इमे बालका स्वयस्या अनुसारम
संस्कृते शिक्षणं सम्यकं कुर्वन्ति। दूसरा है उद्देश्य अनुसार शिक्षण, स्तर अनुकूलं संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानुसारं भाषाकौशलं विज्ञाय पृथक पृथक समयेषु पुनः वर्गीकरणं भवितुर्वन्ति। तीसरा है बालकानां स्तरस्य परीक्षणं, संस्कृत शिक्षण उद्देश्यं सम्यं लाभार्थं त्रिधा स्तरे प्रयास करणीय। चौथा है, अब इसमें देखो बालकों के 2 स्तर के अनुसार। प्रथम सोपान में संस्कृत शिक्षणे छात्रस्य उपलब्ध ज्ञानस्य अवलोकनम्, अत्र निहितार्थो अपि यत् पाठ्यक्रमे निर्धारणं विषयाणां स्वीकृत्य भाषाकौशलं च आधृत्य सर्वेषां बालकानां कृते उपलब्धिपरीक्षणं पत्रस्य निर्माणम्। द्वितीय सोपानं मूल्यांकनाधारेण बालकानां वर्गीकरणं, वर्तमान शिक्षा पद्धत्यानुसारं प्रथमा द्वितीया तृतीया श्रेणी निर्धारितम्। और तीसरा सोपान है सोपानम इदम तीव महत्वपूर्णमस्ति, अस्मिन् सोपाने पृथक पृथक बालकस्य व्यक्तिगत संस्कृतस्य शिक्षणं ज्ञानार्जनस्य परीक्षणम्। और चौथा इसका पद है क्रियाद्वयं भवति, क्रिया 2 प्रकार से होती है। प्रथम क्रिया में संस्कृत भाषाया कौशल अनुसारम उपलब्धि परीक्षणं पत्रके निर्धारित प्रश्नान् स्वीकृत्य तद अनुसारं परिणामस्य निर्धारणम्। और द्वितीय क्रिया में प्रति प्रश्नं त्रुटि कारणम् आधृत्यं तासां विश्लेषणम्। और हमारा नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है अपना सेकंड लास्ट, निम्नांकित वाक्यानां संस्कृत अनुवाद कुरुता। निम्नलिखित संस्कृत जो आपको वाक्य दिए गए हिंदी के, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो राधा विद्यालय जाती है, राधा विद्यालयम गच्छति, एक वचन है, प्रथम पुरुष है राधा। त्वम सत्यम बोल, तुम सत्य बोलते हो, तो त्वम सत्यम वदसी, तुम के साथ में क्या आएगा, वदसी आएगा, असी आएगा, ध्यान रखना। मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो महम, मुझे का मतलब महम और मैं का मतलब अहम, तो मुझे हो गया अहम, महम बन गया मुझे का। आम्रफलानी, आम्रफल, आम, रोचते, अच्छे लगते हैं। शिक्षा के बिना जीवन बेकार है, शिक्षाया विना जीवनम व्यर्थम। पांचवा है मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करे, मानव है प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आपको संस्कृत की व्याकरण आनी चाहिए भैया, तभी जाके ये बनेंगे क्वेश्चन, वरना इनको आप रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से भी आपको मिल सकते हैं। निम्नांकित वाक्य नाम हिंदी अनुवाद करो, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए। तो बालक है पाठम पढ़ती, बालकम पाठ पठती, तो बालक पाठ पढ़ता है। उद्याने वृक्षा लता च सन्ति, उद्यान में वृक्ष और लताएं हैं। बालक कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। नगरम परिते वृक्षा सन्ति, नगर के चारों ओर पेड़ है। गोविंद पादेन खंजय, गोविंद पेड़ से लंगड़ा है। और अगला है राजस्थान राज्यस्य क्षेत्रम विस्तृत अस्ति, राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है। तो ये आपका संस्कृत का पेपर होता है पूरा, और इनमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसके आधार पर आप लोग अन्य प्रश्न भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बताएं आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।